नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान की आधिकारिता विधि, ज्ञान की निगमन तर्क विधि, लॉजिक ऑफ नॉलेज इन कॉरपोरेशन, ज्ञान की आगमन तर्क विधि, इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज और वैज्ञानिक जांच पड़ताल साइंटिफिक इंक्वायरी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने ज्ञान प्राप्ति की विधियों के अंतर्गत कुछ अन्य विधियों में विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल फिलॉसफी और ज्ञान की व्यक्तिक अनुभव विधि, रीजनल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ नॉलेज का अध्ययन किया और आज हम ज्ञान की आधिकारिता विधि, ऑथोरिटी मेथड ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ज्ञान की आधारिकता विधि, ऑथोरिटी मेथड ऑफ नॉलेज को जानते हैं। अनादिकाल से परंपरा रही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या, कोई भी कठिनाई या उसके मन के अंदर जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर अपने से श्रेष्ठ मान्य या अपने से ज़्यादा जानकार व्यक्तियों से परामर्श करता है, क्योंकि हम उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास का भाव रखते हैं। इसी श्रेष्ठ मान्य या जानकार व्यक्ति, संस्था, वस्तु के द्वारा दिए गए परामर्श, गाइडेंस, उत्तर, आंसर या जानकारी, नॉलेज, आधिकारिता मत, ऑथोरिटेटिव ओपिनियन कहलाता है। और इस प्रकार के ज्ञान से प्राप्त करने की विधि, आधिकारिता विधि, ऑथोरिटी मेथड कहलाती है। बाढ़ क्यों आती है, नदी की गहराई क्या है, बिजली क्यों चमकती है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, जैसे अनेक प्रश्नों का उत्तर आदिकाल से व्यक्ति अपने से अधिक वयोवृद्ध या जानकार लोगों से प्राप्त करता रहा है। यह माना जाता है कि कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने, अध्ययन, मनन और चिंतन करने का अधिक अनुभव है और उन्होंने उसके बारे में एक स्पष्ट और स्वीकार्य धारणा बना ली है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकरण या समस्या विशेष पर वे अपनी राय बिना बात के किसी अतिरिक्त चिंतन, मनन या परीक्षण, इंस्पेक्शन के यथावत सत्य रूप में स्वीकार कर ली जाती है। कभी कभी इस प्रकार का ज्ञान एक पीढ़ी से अनेक भावी पीढ़ियों को लगातार हस्तांतरित, ट्रांसफर किया जाता रहा है। आज भी प्रायः मनुष्य इस विधि का प्रयोग ज्ञानार्जन हेतु करता है। किसी व्यंजन को पकाने हेतु नवविवाहित द्वारा पाक कला में निपुण अपनी वरिष्ठ सदस्य या माँ द्वारा परामर्श या गाइडेंस लेना, किसी शब्द के सही संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए शब्दकोश का सहारा लेना अथवा किसी जटिल सूत्र, सिद्धांत को समझने हेतु तत्संबंधी विशेषज्ञ से परामर्श करना आदि ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। परंतु इस संदर्भ में यह भी कहना अनुचित होगा कि इस प्रकार के आधिकारिक ज्ञान, ऑथोरिटी मेथड के स्वरूप में समय समय पर व्यापक परिवर्तन या चेंजेज भी
होते रहे हैं। अतः इसे सदैव ही प्रामाणिक और ग्राह्य रूप में स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। जैसे पहले कभी पृथ्वी को चपटी या स्थिर माना जाता रहा था, परंतु आज इस बात को सत्य स्वीकार नहीं किया जाता। वास्तव में विशेषज्ञ भी तत्कालीन अर्जित, स्वीकृत और स्थापित मत व्यक्त करते हैं, जिसमें कालांतर में चेंजेज आते रहते हैं और उसमें सुधार होता रहता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो अनेक तथ्य, नियम और सिद्धांत कई वर्षों तक मान्यता पाने के बाद अंततः गलत साबित हुए और उन्हें अस्वीकार करना पड़ा। यही कारण है कि नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को भी एक प्राचीन विधि, एशियंट मेथड के रूप में जाना जाता है और नवीन ज्ञान के सृजन की प्रमाणिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरी विधि, अगली विधि है ज्ञान की निगमन तर्क विधि, लॉजिक ऑफ नॉलेज इनकरप्शन या डिटेक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज। हम इसको कह सकते हैं कि विकास, इस विधि के विकास के प्रसिद्ध जो दार्शनिक रहे हैं वह सुकरात और उसके सहयोगियों का महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण देन है। यह विधि तर्क या लॉजिक के रूप में ज्ञान से अज्ञात की ओर ले जाकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। जो भी हमें ज्ञान है जिस चीज़ का भी, उससे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चले जाते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले बताया था, जैसे राम और श्याम के दो बगीचे हैं। राम के खेत में एक पेड़ है नीम का, उसको बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसे ज्ञात है। श्याम के बगीचे में वह कभी नहीं गया, तो बच्चा को हम बता सकते हैं कि जैसा पेड़ आपने राम के बगीचे में देखा है, ठीक वैसा ही पेड़ श्याम के बगीचे में भी है। तो बच्चा इससे ज्ञात से अज्ञात की ओर या ज्ञात से जो ज्ञात है उससे अज्ञात का अनुमान पूर्ण रूप से लगा लेता है। इस विधि को निरपेक्ष न्याय वाक्य के रूप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञप्तियों प्रिजर्व के आधार पर न्याय वाक्यों को चार वर्गों अर्थात निरपेक्ष न्याय वाक्य, कैटेगरिकल सिलोजियम्स, वैकल्पिक न्याय वाक्य अल्टरनेटिव, परिकल्पित हाइपोथियल और एक नियोजन न्याय डिसजंक्टिव में विभक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में तीन पद या तीन प्रतिज्ञप्ति या तीन कथन होते हैं, जो इस प्रकार है जैसे मुख्य आधार वाक्य या मुख्य प्रतिज्ञप्ति, मेजर प्रीवेज अर्थात इसकी जो सार्वभौमिक प्रकृति होती है। वहीं पक्ष आधार वाक्य या लघु प्रतिज्ञप्ति, माइनर प्रीवेज, विशिष्ट उदाहरण जब दिए जाते हैं और निष्कर्ष कॉन्क्लूजन, उपयुक्त होना प्रतिज्ञप्तियों का महत्व। स्पष्ट है कि मुख्य आधार वाक्य किसी पूर्व स्थापित ज्ञान, स्वीकृति व मान्य तथ्य या संबंध, कोरिलेशन का घोतक होता है। पक्ष आधार वाक्य वास्तव में मुख्य वाक्य आधार का एक विशिष्ट उदाहरण होता है। निष्कर्ष वस्तुतः मुख्य आधार वाक्य या पक्ष आधार वाक्य के परस्पर संबंध में प्राप्त कोई नवीन कथन होता है। इस विधि को हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे पूर्व स्थापित ज्ञान के आधार पर किसी परिस्थिति विशेष के बारे में नवीन ज्ञान का सृजन सटीकता से न हो पाना। शब्दों व संकेतों का अर्थ अलग अलग होना, जिससे प्राप्त निष्कर्ष में त्रुटि आ सकती है।
और वैधता व प्रामाणिकता को सिद्ध न कर पाना आदि, जिसके कारण 17वीं शताब्दी तक आते आते इस विधि का प्रयोग काफ़ी सीमित हो गया। अगली विधि को हम जानते हैं ज्ञान की तर्क विधि। इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज। ज्ञानार्जन की इस विधि के प्रणेता फ्रांसिस बेकन थे, इसलिए इस बोकनियन विधि के नाम से भी जाना जाता है। निगमन तर्क के विपरीत आगमन तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ परिवर्तित होता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के अनेक दृष्टांतों का संकलन करके उसमें निहित समानता को पहचानने का प्रयास करता है और इस प्रक्रिया में वह नवीन ज्ञान के अर्जन की ओर अग्रसर होता है, जहाँ एक ओर इस विधि को निगमन विधि की विपरीत विधि कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे निगमन विधि की पूरक विधि भी कहा जा सकता है। परंतु दोनों ही प्रकार की विधियों में निसंदेह विशिष्ट स्थिति के सामान्यीकरण जनरलाइजेशन द्वारा ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। कालांतर में इस विधि को भी छोड़ दिया गया और बौद्धिक क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्ति की एक नवीन विधि की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे हम कह सकते हैं अगली विधि वैज्ञानिक जांच पड़ताल, साइंटिफिक इंक्वायरी विधि है, जिसको हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।